हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपस्केल एजुकेशन। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने बात किया था एनटीए नेट पेपर 1 में एक यूनिट है जिसको हम कहते हैं लॉजिकल रीजनिंग, और उसमें एक टॉपिक है टाइप्स ऑफ डेफिनेशंस, जिससे एक क्वेश्चन नेट पेपर 1 में हर साल हर सेमेस्टर में कंपल्सरीली आता ही आता है। तो लास्ट वीडियो में हमने उस पर डिस्कशन किया था, डिटेल डिस्कशन किया था, हर डेफिनेशन के फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स पर थरो डिस्कशन किया था, और इस वीडियो में हम उन्हीं पर बेस्ड प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं और साथ ही साथ कुछ मॉक टेस्ट हैं उनको सॉल्व करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में हम एनटीए नेट पेपर 1 से रिलेटेड मैक्सिमम टॉपिक्स को 10 से 12 मिनट में कवर करके एफिशिएंटली आपके लिए यूट्यूब पर अपलोड करेंगे। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, देखिए इसमें स्टेटमेंट दिया है कि अबॉर्शन मींस द रूथलेस मर्डर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। भ्रूण हत्या का अर्थ है निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या। इस तरह का स्टेटमेंट जब भी आए, जनरली अबॉर्शन का मतलब क्या होता है? अबॉर्शन का मतलब यह होता है कि जो फीटस है या भ्रूण है उसको क्या किया जाता है, उसको किल कर दिया जाता है ताकि रिप्रोडक्शन ना हो पाए, राइट। लेकिन इसको देखिए किस तरह से कहा जाता है, रूथलेस। रूथलेस मतलब निर्मम, मर्डर बोला जा रहा है, इसको हत्या बोला जा रहा है, ठीक है। देखिए इमोशनली चार्ज स्टेटमेंट है, और मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि जब भी इमोशनली चार्ज या इमोशंस को यूज करके कोई डेफिनेशन बोली जाती है तो वो डेफिनेशन हमेशा होती है परसुएसिव या प्रेरणात्मक। इसको कहते हैं प्रेरणात्मक डेफिनेशन या प्रेरणादायक, जो भी। तो इसमें प्रेरित किस लिए किया जा रहा है? आपको परसुएट किया जा रहा है कि वो इसको प्रूव करने के लिए कि भाई ये मर्डर है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। देखिए ये जून 2012 में आया हुआ सवाल है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अ स्टिपुलेटिव डेफिनेशन में बी सेड टू बी। एक स्वनिर्मित परिभाषा, स्टिपुलेटिव डेफिनेशन क्या होती है? जब कोई एग्जिस्टिंग टर्म है उसको हम कोई और मीनिंग दे रहे हैं, या कोई नया टर्म है जिसको हमने अपने आप से मीनिंग दी है और वो धीरे धीरे उसकी वैल्यू होगी सोसाइटी में, धीरे धीरे वो एक्सपैंड करेगा, तो इस तरह के टर्म्स को हम कहते हैं स्टिपुलेटिव डेफिनेशन। एंड बिकॉज ये डेफिनेशन जो है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है या कोई नया टर्म हम बनाते हैं, तो इस डेफिनेशन को कभी भी ट्रू या फॉल्स के सेंस से नहीं देखा जा सकता है। इस तरह की डेफिनेशन हमेशा न सही होती हैं न फॉल्स की कैटेगरी में आती है। मतलब हम पूरी तरह से इनको सही भी नहीं कह सकते हैं और पूरी तरह से इनको गलत भी नहीं कह सकते हैं। अभी आगे एक क्वेश्चन है उसमें इसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ डेफिनेशन पुट फॉरवर्ड टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट बाय इन्फ्लुएंसिंग एटीट्यूड और स्टीयरिंग इमोशंस। देखो एटीट्यूड पर प्रभाव डाला जा रहा है, ठीक है, एटीट्यूड को प्रभावित करके या इमोशंस को स्टीयर करके। स्टीयर करने का मतलब होता है खलबली मचाना। तो अगर आपके इमोशंस में कोई खलबली मचा रहा है, आपके इमोशंस को कोई मूव कर रहा है, तो देखिए कीवर्ड क्या पे यहाँ पे आ गया, इमोशन आ गया ना, भावनाएं आ गई। और जब भी कोई भावनात्मक डेफिनेशन होती है तो उसको क्या बोला जाता है? दैट इज अगेन परसुएसिव डेफिनेशन हो जाएगी ये, ठीक है। ये भी नेट के पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अ डेफिनेशन दैट हैज अ मीनिंग दैट इज डेलिबरेटली असाइंड टू सम सिंबल। डेलिबरेटली मतलब होता है जानबूझकर या सोच समझकर। असाइन करने का मतलब उस पर लागू की गई, किसको? किसी सिंबल पर, ठीक है। कोई अब सिंबल क्या होता है? जैसे कोई एब्रीविएशन है या जिसको आप कहते हैं शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। जैसे हमने कह दिया सीपीयू, तो सीपीयू क्या एक एब्रीविएशन है। लेकिन अगर ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की जगह इस जनरल तो इसका जो यूनानिमसली इसको कहते हैं वो कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। लेकिन अगर इसको हम कुछ और कह दें, है ना, इसको हम कहते हैं कि सेंट्रल प्लांट यूनिट। मान लीजिए आपकी कोई फैक्ट्री है और उसमें कोई यूनिट लगाई है, आपने उसको कह दिया ये सेंट्रल प्लांट यूनिट है। तो इसी तरीके को ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो आपका एब्रीविएशन है, ठीक है, यह सिंबल है, इसी को सिंबल कहा जाता है। इसी से रिलेटेड हम कोई नई मीनिंग जब बनाते हैं तो इस प्रोसेस को कहा जाता है स्टिपुलेशन। या पहले से अगर कोई डेफिनेशन, कोई वर्ड दिया हुआ है, उसको कोई और मीनिंग हम असाइन करते हैं तो उसको कहा जाता है स्टिपुलेशन। तो इसका आंसर क्या होगा? स्टिपुलेटिव। और इसको हिंदी में कहते हैं स्वनिर्मित। इसको हिंदी में कहा जाता है भाई स्वनिर्मित। स्वनिर्मित परिभाषा है, ठीक है। आगे आते हैं। ये देखिए ये भी नेट में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन। टू सपोज दैट द अर्थ इज द ओनली पॉपुलेटेड
वर्ल्ड इन द इनफाइनाइट स्पेस इज एज, ये कीवर्ड याद रखना, इज एज एब्सर्ड एज टू assert that in an entire field of millet only one grain will grow। यह मानना कि अनंत अंतरिक्ष में पृथ्वी ही एकमात्र जीवन युक्त ग्रह है उतना ही अतार्किक है जैसे कि कीवर्ड आ गया, जैसे कि समस्त बाजरे के खेत में सिर्फ एक दाने का उत्पन्न होना। कंपैरिजन किया जा रहा है, कैसे कंपैरिजन किया जा रहा है? अंतरिक्ष में और खेत में कंपैरिजन किया जा रहा है, पृथ्वी और दाने में कंपैरिजन किया जा रहा है। ठीक है, यहां मिलेट जो है उसका एक ग्रेन अर्थ से कंपेयर किया जा रहा है और साथ ही साथ जो इनफाइनाइट स्पेस है उसको मिलेट के फील्ड से कंपेयर किया जा रहा है। जहां पर कंपैरिजन होता है वहां पर कौन सी डेफिनेशन आती है? हर बार पेपर में ये एक जरूर क्वेश्चन रहता है, वहां पर आती है एनालॉजिकल डेफिनेशन आ जाती है। ठीक है, जहां पर रिलेशन संबंध स्टैब्लिश किया जाए, कंपैरिजन किया जाए, वहां पर हमेशा एनालॉजिकल डेफिनेशन होती है। आगे आते हैं, देखिए ये देखिए क्वेश्चन जो था ये जुलाई 2016 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जस्ट एज, देखो लग गया, फिर कीवर्ड मिल गया जस्ट एज मेल्टिंग आइस क्यूब्स डू नॉट कॉज अ ग्लास ऑफ वाटर टू ओवरफ्लो, मेल्टिंग सी आइस डज नॉट इंक्रीज ओशियनिक वॉल्यूम। स्टेटमेंट अब तुम पढ़ो चाहे ना पढ़ो, आगे तुमने जस्ट एज देख लिया, मतलब दो क्वांटिटीज हैं जिनको आपस में कंपेयर किया जा रहा है। जिस प्रकार लग गया ना, जिस प्रकार, जैसे, जिस तरह, उसी तरह, इस तरह के वर्ड्स अगर आ जाएं तो समझो ये एनालॉजिकल डेफिनेशन होगी। जिस प्रकार बर्फ के गोले पिघलने से पानी गिलास से बाहर नहीं आता, उसी प्रकार सागरी हिमखंड के पिघलने से सागर का आयतन नहीं बढ़ता। तो गिलास और सागर कंपेयर किया जा रहा है, ग्लास एंड ओशियन इज कंपेयर्ड, राइट। यहां मेल्टिंग सी आइस को मेल्टिंग आइस क्यूब से कंपेयर किया जा रहा है, तो कंपेरिजन हो रहा है, कौन सी डेफिनेशन होगी? एनालॉजिकल होगी, राइट, एनालॉजिकल डेफिनेशन होगी। आगे बढ़ते हैं, सुपीरियरिटी ऑफ इंटेलेक्ट डिपेंड्स अपॉन इट्स पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑन वन थीम इन द सेम वे। मिल गया कीवर्ड, क्या कीवर्ड मिल गया भाई? इन द सेम वे, ठीक उसी तरह या जिस तरह या जैसे, मिल गया ना। देखो जहां पर ये कीवर्ड मिल जाए वहां पर क्या होता है, जैसे ही कीवर्ड मिल जाता है आप तुरंत समझ जाते हैं कि कौन सी डेफिनेशन होगी, ये डेफिनेशन होगी एनालॉजिकल, और इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। जहां पर भी कंपैरिजन होगा तुरंत एनालॉजिकल डेफिनेशन हो जाएगी। ओके, आगे आते हैं, देखिए ये देखिए जुलाई 2016 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आते हैं, men and women may have different reproductive strategies but neither can be considered inferior or superior to one another। ठीक है, any more than, देखो than लग गया, than कीवर्ड मिल गया। than का मतलब क्या होता है? than birds wings can be considered superior or inferior to a fish fin। क्या कह रहे हैं कि भाई महिला तथा पुरुषों की प्रजननात्मक क्रियाविधि अलग अलग हो सकती है, रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है वो अलग अलग हो सकता है, ऑब्वियस ही बात है, लेकिन किसी भी दूसरे के सापेक्ष अधिक उत्कृष्ट या अपकृष्ट नहीं माना जाता। मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं, दोनों में कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं कि कौन सुपीरियर है और कौन, किसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंफीरियर है। मतलब सबकी इंडिविजुअली अपनी अलग अलग स्पेसिफिकेशन है, अपना अलग अलग इंपॉर्टेंस है। उसी प्रकार, देखो उसी प्रकार लग गया, जिस तरह, उसी प्रकार, जिस तरह, किसी पक्षी के पंखों को मीन पंखों के सापेक्ष, मीन पंखों को मतलब फिश के जो फिन्स होते हैं ना, उनसे कंपेयर किया जा रहा है, उत्कृष्ट अथवा अपकृष्ट नहीं माना जा सकता। देखो यहां पर भी कंपैरिजन हो रहा है, किसका कंपैरिजन हो रहा है? मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को कंपेयर किया जा रहा है मछली और पक्षी के पंखों से, तो यहां पर भी कंपैरिजन है। तो जहां पर कंपैरिजन आएगा वहां पर कौन सी डेफिनेशन आएगी? एनालॉजिकल। क्वेश्चन कौन से? जनवरी 2017 में पूछा गया। आप देख रहे हो कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो आते हैं क्वेश्चंस वो एनालॉजी पर बेस्ड होते हैं, ठीक है, समरूपता पर कह लीजिए। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द रीजनिंग इन द फॉलोइंग आर्गुमेंट। ऐसे भी दे सकता है कि आपको आर्गुमेंट कह दे, स्टेटमेंट कह दे, आइडेंटिफाई द रीजनिंग कह दे, इस तरह से कुछ भी कह सकता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, आपको ये वर्ड्स अगर दिख जाएंगे तो समझ जाना है कि डेफिनेशन का ही क्वेश्चन है। प्री एक्टिव स्टेज ऑफ क्लासरूम टीचिंग। क्लासरूम टीचिंग की जो प्री एक्टिव स्टेज होती है, जब आपको टीचिंग वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें जानेंगे कि प्री एक्टिव स्टेजेस मतलब टीचिंग से पहले के कौन कौन से स्तर होते हैं, ये सब मैं उसमें एक्सप्लेन करूंगा। इज इंपॉर्टेंट जस्ट एज प्री लर्निंग प्रिपरेशन स्टेज ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे कम्युनिकेशन के पहले प्री लर्निंग स्टेज होती है, प्रिपरेशन की तैयारी करनी पड़ती है कम्युनिकेट करने के लिए,
उसी तरह से क्लासरूम में टीचिंग से पहले भी एक प्री एक्टिव स्टेज होती है, मतलब टीचर को प्रिपरेशन करनी पड़ती है। देखो कंपैरिजन किसका किया जा रहा है, टीचिंग के पहले जो प्री एक्टिव स्टेज है और कम्युनिकेशन के पहले जो प्री लर्निंग प्रिपरेशन है, ठीक है, सीखने की जो तैयारी है, उसको ये दो चीजें कंपेयर की जा रही, कंपैरिजन हो रहा है। और जहां पर कंपैरिजन होता है वहां पर कौन सा वर्ड यूज किया जाता है, आपको मालूम है कौन सी डेफिनेशन होती है, एनालॉजिकल डेफिनेशन हो जाती है। आंख बंद करके लगा दीजिएगा, जुलाई 2019 में पूछा गया था ये सवाल। अगला क्वेश्चन देखिए, वेलफेयर मीन्स हैंड आउट। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। वेलफेयर मीन्स अ हैंड आउट बाय द गवर्नमेंट टू द पीपल हु डोंट वर्क। वेलफेयर को एक्सप्लेन किया गया है। देखो ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टर्म है, लेकिन यहां पर मीनिंग कुछ और एक्सप्लेन की गई है। हैंड आउट का मतलब होता है मदद, कपड़े देना, राशन देना, पैसे देना, इसको हैंड आउट कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ बेरोजगारी भत्ता मिलता है, लैपटॉप मिलता है, तो ये सब हैंड आउट्स कहे जाते हैं। बाय द गवर्नमेंट टू द पीपल हु डोंट वर्क, सैटारिस्टिक वे में कही जा रही है ये बात, है ना। देखिए सैटारिस्टिक वे में कही जा रही है क्या, कल्याण, कल्याण ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वर्ड है, का अर्थ है सरकार द्वारा उन लोगों को दी जाने वाली सहायता जो काम नहीं करते। देखो नेगेटिव सेंटेंस आ रहा है ये, ठीक है। जनरली वेलफेयर का मतलब क्या होता है, लोगों की भलाई के लिए जो उनकी मदद की जाती है उसको वेलफेयर कहते हैं। लेकिन यहां पर डेफिनेशन कुछ और चेंज ही कर दी गई है एकदम, राइट। इसका मतलब कि ये अपनी बनी बनाई स्टेटमेंट है, ये किसी डिक्शनरी में आपको इस तरह की स्टेटमेंट नहीं मिलेगी। तो जब स्टेटमेंट बना करके बोली जाए या स्टिपुलेट किया जाए तो वो कौन सी डेफिनेशन होती है, उसको हम कहते हैं स्टिपुलेटिव डेफिनेशन। क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन आपको किसी टीचर के पास नहीं मिलेगा, ये मॉक टेस्ट हैं जो मेरे खुद के डिवाइस किए हुए हैं और किसी पेपर में नहीं आए हैं। और मैक्सिमम पेपर्स में एनालॉगी पूछा गया तो लोग सिर्फ एनालॉगी समझाते हैं, उसी के प्रैक्टिस कराते हैं, पर पता नहीं कि डेफिनेशन में कौन सा क्वेश्चन पूछ ले, है ना, कब मूड चेंज हो जाए एनटीए का और कब कौन सी डेफिनेशन जान ले डाल दे, इसका कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आपको सबके लिए प्रिपेयर्ड रहना है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। द ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है शिशु या बच्चे। द ऑफस्प्रिंग ऑफ अ मेल टाइगर एंड अ फीमेल लायन इज कॉल्ड टाइगन। मतलब मेल टाइगर हो गया, देखो इधर मेल टाइगर है प्लस फीमेल लायन है, तो कैसे बनाया, इसके दो वर्ड ले लिए, तीन वर्ड, और इसके लास्ट के दो वर्ड ले लिए, तो क्या टर्म बन गया, TIGON, टाइगॉन बन गया। और एंड दैट ऑफ अ मेल लायन एंड फीमेल टाइगर, मेल लायन है तो उसका क्या ले लिया, उसको LI ले लिया, और टाइगर का क्या जोड़ दिया, लास्ट का GER जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया लाइगर। अब ये क्या, कौन सी डेफिनेशन हो गई, क्या कह रहे हैं ये कि भाई मेल टाइगर फीमेल लायन से जो बच्चे होंगे उनको टाइगॉन कहा जाएगा इस तरीके से, और मेल लायन और फीमेल टाइगर के जो बच्चे होंगे उनको कहा जाएगा लाइगर, दोनों को मिला करके। देखो ये नए वर्ड्स हैं, ये अभी तक एग्जिस्टिंग नहीं थे, हमको नहीं पता था कि ये टिगॉन और लाइगर क्या होता है, नया वर्ड है ना, नया वर्ड बनाया जा रहा है। तो क्या कहेंगे इसको, इसको कहेंगे इट इज अगेन स्टिपुलेटिव। ये स्टिपुलेटिव डेफिनेशन हो गई क्योंकि नए वर्ड्स बनाए जा रहे हैं ये। अब धीमे धीमे जैसे ही स्टिपुलेटिव वर्ड्स कॉमन हो जाते हैं, इनको आप सिंबल्स भी कह सकते हैं। ये जो टिगॉन और लाइगर वर्ड है ना, इनको कई बार सिंबल या चिन्ह भी कहते हैं, तो आप उससे कंफ्यूज मत हो जाइएगा। अगर एग्जाम में सिंबल वर्ड दे दिया जाए कि किसमें सिंबल्स होते हैं तो तुरंत समझ जाना कि स्टिपुलेटिव या स्वनिर्मित परिभाषा में ऐसी चीज होगी। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा के बारे में बात कही जा रही है। इन्फ्लुएंजा एक बीमारी होती है, इज एन एक्यूट हाईली कंटेजियस, एक्यूट मतलब बहुत नुकसानदायक, हाईली कंटेजियस मतलब बहुत ज्यादा फैलने वाली इन्फेक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, सांस लेने वाली जो नली है उसमें क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। विच अकर्स स्पोरेडिकली, स्पोरेडिकली मतलब होता है थोड़े थोड़े डिफरेंसेस पर, थोड़े थोड़े इंटरवल पर आती जाती है। और इन एपिडेमिक्स, एपिडेमिक्स जैसे अभी क्या था, कोविड चला था, तो कोविड क्या था, कोविड एक पैंडेमिक है, पैंडेमिक मतलब जो पूरी दुनिया में फैल जाए, एपिडेमिक मतलब जो एक पर्टिकुलर प्लेस तक हो। एंड दैट लास्ट अप टू अ मंथ, एक ऐसी बीमारी है जो इन्फेक्शन से फैलने से होती है सांस की नली में, और कभी डिफरेंस दे देकर आती है, 2 महीने 4 महीने 5 महीने बाद आएगी, और लोकल जगह पर आएगी, एपिडेमिक्स की तरह से आएगी, और लगभग 1 महीने रहती है। जिसको हो गया तो उसको लगभग 1 महीने तक ये प्रॉब्लम रहती है। ये डेफिनेशन क्या बता रही है, अगर आप डिक्शनरी में पढ़ते तो डिक्शनरी में इन्फ्लुएंजा की डेफिनेशन क्या देता कि भाई यहां यहीं तक कह के छोड़ देता, आपको कहां तक कह के छोड़ देता, देखिए जरा, आपको यह समझाता कि भाई कंटेजियस इन्फेक्शन है और जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हो जाता है, बात खत्म हो जाती, इतने में डेफिनेशन खत्म हो जाती, इतने में। लेकिन अब उसने आगे ये भी एक्सप्लेन किया गया है, देखिए देखिए क्या बताया है,
कि भाई स्पोरेडिकली होती है और एपिडेमिक की तरह से है और 1 महीने तक चलती है, और ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है, डेफिनेशन को एक्सटेंड कर रहा है एक और स्टेटमेंट से। तो जब इस तरह की आती है तो उसको हम कहते हैं एक्सटेंशनल डेफिनेशन, या इसको हिंदी में कहते हैं अनिवार्य परिभाषा। अनिवार्य परिभाषा कही जाती है, ठीक है, एक्सटेंशनल। जिनको डिटेल में पढ़ना है इसकी मीनिंग, वो पिछला वीडियो देख ले, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन देखिएगा, इसमें मैक्सिमम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई पूछ क्या रहा है। देखो इसमें कहा गया है, एक स्टेटमेंट दिया है, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ 3 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। 3 साइड जो होते हैं किसी ट्राइंगल के, उनको जो अगर जोड़ा जाए, मान लो ये x है, ये y है और ये z है, ये तो x हो गया, x y z, तो x प्लस y प्लस z का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होना चाहिए। ये स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है। और उसी हिसाब से आपको ये 70 डिग्री दे दिया, ये 60 डिग्री दे दिया, बोला x की वैल्यू निकालो। तो तुमने x की वैल्यू कितनी निकाली, 50 डिग्री, जो कि टोटल कितना होगा, 180 डिग्री होगा, तो x की वैल्यू क्या निकलेगी, 50 डिग्री निकल आएगी। क्लियर होगी ये बात। तो आप देख लेते हैं भाई, x की वैल्यू अगर 50 डिग्री निकल रही है तो इसका मतलब क्या निकलेगा, ये किस तरह की डेफिनेशन हो गई बताइए आप जरा। ये डेफिनेशन किस तरह की हो जाएगी, ये हो जाएगी डिडक्टिव, डिडक्टिव डेफिनेशन हो जाएगी। क्यों हो जाएगी डिडक्टिव, कोई बताएगा हमको ये कि डिडक्टिव क्यों होगी। क्योंकि स्टेटमेंट ऑलरेडी एक पहले दे दिया है, एक स्टेटमेंट पहले दे दिया। कौन सा स्टेटमेंट दे दिया है कि द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। एक जनरल प्रिंसिपल दिया हुआ है, ये बात समझना। जब कोई प्रिंसिपल सिद्धांत दिया हुआ हो और उससे डिराइव करके हम कोई नई चीज निकालें तो उसको हमेशा क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है डिडक्शन, ठीक है, या हिंदी में इसको कहते हैं निगमन। निगमन कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था उस वाली वीडियो में कि अगर हम कहें कि भाई सभी आम मीठे हैं, ऑल द मैंगोज आर स्वीट, तो क्या होगा, कुछ आम भी मीठे होंगे। ये क्या एग्जाम्पल होगा, ये एग्जाम्पल होगा डिडक्शन का। तो फ्रेंड्स ये थे आज के क्वेश्चंस। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आगे की वीडियो आपको मिलते रहें। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर मेंशन कीजिएगा, मैं आपको जरूर आंसर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशंस।